हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस। और आज का हमारा चैप्टर है मूल अधिकार। इस क्लास से पूर्व में मैंने जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व और समानता और स्वतंत्रता के बारे में। मूल अधिकार है उनके बारे में। आज हम उनसे आगे जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तीसरा भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24। शोषण के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति का अन्य व्यक्ति, समुदाय या संस्था के द्वारा शोषण किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उससे जबरदस्ती उसको काम कराया जाता है, तो उसके बारे में भी हमें मूल अधिकार प्राप्त किए गए हैं संविधान के द्वारा। उसमें है मानव के क्रय विक्रय का अर्थ है मनुष्य को खरीदा और बेचा जाता है। वह बेगार पर रोक, बेगार का अर्थ है किसी व्यक्ति से, आज से पहले जब राजा महाराजाओं का शासन था तो उनसे बेगार ली जाती थी, उनकी इच्छा अनुसार उनसे काम करवाया जाता था जबरदस्ती, और उस काम के बदले उनको कुछ किसी प्रकार का रुपया पैसा भी नहीं दिया जाता। तो भारत सरकार ने ये मूल अधिकारों में इन दोनों चीज़ों को समाप्त किया, उनके ऊपर रोक लगी है। यह है अनुच्छेद 23 में। इसमें सदियों से दास का दास होते थे, वो आजीवन जब तक जीवित है अपने मालिक की सेवा करते थे, उनको खरीदा और बेचा जाता था की प्रथा थी। खेतीहर श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, स्त्रियों व बच्चों से बेगार करवाना, शोषण करना कानून में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आज के समय में कोई व्यक्ति यदि इन कार्यों को जबरदस्ती करवाता है तो ये भारत के संविधान में एक प्रकार का अपराध है, और उसको इसके जो व्यक्ति जबरदस्ती कार्य करवाता है उसको सजा भी हो सकती है। राज्य व्यक्ति को अनिवार्य श्रम योजना लागू की जा सकती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। इसका अर्थ है राज्य व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए अनिवार्य योजना लागू कर सकती है, और उसमें किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में बाल श्रम का निषेध। इसमें अनुच्छेद 24 में यह है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, उन बच्चों को कारखानों में, खानों में जोखिम वाले क्षेत्रों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति, समुदाय या मालिक के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा इस प्रकार का जो व्यक्तियों को 14 वर्ष से कम है बच्चे, उनको यदि जोखिम वाले क्षेत्रों पर लगाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये था तीसरा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। तो इन धर्मों में हमें स्वतंत्रता दी गई। उसमें पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। कोई भी धर्म अंगीकार, अनुसरण व प्रचार तथा बिना किसी भेदभाव प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार। इसका अर्थ है भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म में उसका जन्म हुआ है, वो कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, उसको मान सकता है, उसका प्रचार या अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, और किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म स्थान पर जाकर वहां प्रवेश कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद में है धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता।
धार्मिक मामलों में प्रबंध का अर्थ है कि दान लेना व देना कर से मुक्त है। कोई व्यक्ति कितना भी दान ले वो दे, वो कर से मुक्त किया गया है भारत सरकार ने। धर्म के क्षेत्र में संपत्ति का स्वामित्व व विधि के अनुसार उसका संचालन किया जाएगा। बड़े बड़े जो मंदिरों के ट्रस्ट बने हुए हैं, इनमें अरबों खरबों रुपए की जो संपत्ति है उसका स्वामित्व उन ट्रस्ट के अधिकारियों को होता है, और वह विधि के अनुसार, विधि का अर्थ है संविधान के अनुसार उसका संचालन कर सकते हैं। जो जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार उनका खर्चा कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, नए कार्य का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों व संप्रदायों को अपनी संस्था में चलाने का अधिकार किसी का बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार एक संस्था चला सकता है और उसको उसके चलाने का अधिकार है, उसको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। इसके बाद में है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अनुच्छेद 28। इसका अर्थ है राज्य को निजी से किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य की निधि से, मतलब जितने भी सरकारी स्कूल महाविद्यालय ये हैं, इनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा राज्य के द्वारा नहीं दी जाएगी। सभी धर्मों के साथ समानता के लिए ये किया गया है। और दूसरा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी को भी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि कोई निजी विद्यालय जो सरकार के द्वारा उसको आर्थिक मान्यता प्राप्त, आर्थिक सहायता प्राप्त होती है और उसे सरकारी मान्यता प्राप्त होती है, उन संस्थाओं में भी जो व्यक्ति पढ़ते हैं उनको धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद में है अपन के मूल अधिकार। सांस्कृतिक, पांचवा मूल अधिकार है सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक होते हैं जिनकी संख्या अन्य समुदायों से कम होती है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, संस्कृति की स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य द्वारा संचालित संस्था में प्रवेश लेता है तो उसको जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर कोई भी रोक नहीं सकता। इसके बाद में है अल्पसंख्यकों वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार। अल्पसंख्यक है जो व्यक्तियों की संख्या अन्य धर्मों की संख्याओं से, अन्य जातियों की संख्याओं से कम है, उनके मुकाबले बहुत कम है। वो अनुच्छेद 30 के तहत राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में एक संशोधन किया था भारत के संविधान में, उसमें शिक्षा का अधिकार, इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21A में जोड़ा गया है और उसकी धारा में 21 के बाद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अब ये हमारा मौलिक अधिकार हो गया है कि इसके अनुसार इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। इसका अर्थ है आज सरकारी विद्यालयों में तो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है। इसके अलावा निजी विद्यालयों में RTI के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती है, उनको शिक्षा दी जाती है, उनका खर्चा सरकार के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। वो उनकी फीस निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा दी जाएगी।
इसके बाद में है सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नागरिक अधिकारों को लागू करने में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति न्यायालय में जाकर इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए शरण ले सकता है। और इसके बारे में हमारे संविधान निर्माता प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के अलावा किसी को नहीं बताऊंगा। ये भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझे पूछे कि ऐसा कौन सा संविधान है जिसके बगैर भारतीय संविधान शून्य हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था मैं अनुच्छेद 32 के अलावा किसी की तरफ इशारा नहीं करूंगा। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी करता है। इसका अर्थ है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख और रिट जारी कर सकता है। उसमें सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, इसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। यह उस व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर जारी किया जाता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तब न्यायालय संबंधित अधिकारी को समय व स्थान पर निश्चित प्रयोजनकार्य उद्देश्य के साथ उपस्थित करे, जिससे न्यायालय जान सके कि बंदी बनाया गया व्यक्ति वैध है या अवैध। और यदि न्यायालय को लगता है उस व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत मुक्त करने की आज्ञा देता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई भी सेना या पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी एजेंसी के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे ये लगता है कि मुझे गिरफ्तार करने का कारण अनुचित है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करके अपना पक्ष रख सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि यदि उसको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो न्यायालय उसे तुरंत मुक्त करने का आदेश संबंधित अधिकारी को देता है। इसके बाद में परमा आदेश, परमा आदेश का है हम आदेश देते हैं, मेंटन मैस इसे ये भी कहते हैं। यह आदेश जो न्यायालय है ये उन व्यक्तियों को जारी करता है, यह न्यायालय उस अधिकारी को जारी करता है जो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। मतलब जिस व्यक्ति को सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए प्रशासनिक अधिकारियों को, वो उन कार्यों को नहीं करते हैं, उन कार्यों को करने में आनाकानी करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उन्हें सही तरीके से कार्य करने का आदेश जारी करते हैं। इसके बाद में है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ यानी अपने से नीचे के अधीनस्थ न्यायालयों में को जारी करते हुए ये दिशा निर्देश देते हैं कि इस मामले में, जो मामले नीचे की अदालतों में चल रहे हैं, इस मामले में कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसका अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय को लगता है यदि हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उस न्यायालय की कार्रवाई कर रहा है, उसके ऊपर सुनवाई कर रहा है, तो उच्च न्यायालय अपने नीचे अधीनस्थ न्यायालय को उस कार्रवाई करने से रोक सकते हैं। इसके बाद में उत्प्रेषण लेख, क्यूओ वारंट। इस आज्ञा पत्र में निम्न न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में विवाद को भेजने से लिए ये जारी किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई न्यायालय में, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा है
तो सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद को अपने पास मंगवा सकता है। अधिकार प्रचा, अधिकार प्रचा का अर्थ है सेंटिओआरी, इसका अर्थ है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित का अर्थ होता है जनता के द्वारा जो व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं, वो पदाधिकारी या वो व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, निर्वाचित पद संभालने का प्रयास करे, तब ये आदेश जारी किया जाता है कि किस आधार पर कार्य कर रहे हैं। यदि संबंधित व्यक्ति संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो न्यायालय उसे उस पद को रिक्त कर सकता है। इसका अर्थ है कि संविधान की विधि के अनुसार कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पद पर बैठकर कार्य करता है तो न्यायालय को लगता है, न्यायालय उसे पूछता है और वो संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को उस पद से पुनः हटा देता है। तो ये मैंने आपको आज भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में बताया है। और आज आपको जो होमवर्क करना है वो है भारतीय संविधान में दिए गए कोई 5 मूल अधिकारों का विस्तार से आपको वर्णन करना है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च व उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है, वर्णन सहित बताना है। मैंने अभी आपको जो ये 5 बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमा आदेश, उत्प्रेषण और अधिकार प्रचा, इनका आपको बताया था, ये आपको इसमें करने हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, तो इसका मैंने आपको बताया था कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमें शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है और उससे संबंधित आपको इसके पूरा विस्तार से इसमें लिखना है। तो आज की हमारी क्लास में मैंने आपको इससे पूर्व और वर्तमान की क्लास में मैंने आपको भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में बताया है। इसके अगली क्लास में हम जो लेंगे उसमें हम आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।